अशरफ का हत्याकांड कई सवालों में बना हुआ है और इन सवालों के बीच अब इस मौत के बहाने विरोधी दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ओवैसी ने विवादित बयान दिया है, इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और वोटों की ध्रुवीकरण के जरिए इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या एक खास समुदाय को भड़काने की कोशिश हो रही है? क्या माफिया या दहशतगर्दों के भी जाति या धर्म होते हैं? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहेगी और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, तो साथ ही समाजवादी प्रवक्ता मनोज यादव जी और संघ विचारक प्रोफेसर वंदना पांडे जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं अशोक जी आप ही का रुख कर लेती हूं, क्योंकि पूरी परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं। बिहार में अतीक और अशरफ के लिए अमर रहे के नारे लगते हैं, महाराष्ट्र में शहीद के पोस्टर लगते हैं, नुमानी साहब आरोपियों को लेकर बद्दुआएं पड़ रहे हैं और माफियाओं को लेकर दुआएं। ये आखिर सब कुछ क्या दर्शा रहा है जबकि कानून अपना काम कर रहा है? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश की जनता, देश की जनता ये दुर्भाग्य देख रही है कि एक आतताई का खात्मा हुआ और दूसरे तरफ अपनी कौम के दुश्मन, ये जो लोग जो मौलवी लोग, मौलाना लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो अपने कौम के दुश्मन हैं। अपने कौम के लोगों को अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद बनाने के बजाय अतीक बनाने का एक तरह से इनडायरेक्ट वो उन लोगों को उदाहरण देने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से अतीक अहमद के मजार पे जाके जिस तरह से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता समाज वो जिसने टिकट पाया था, वो जाके वहां बैठ के जिस तरह से आंसू बहा रहा था कांग्रेस का झंडा लेके। इमरान प्रतापगढ़ी जाके बोलते हैं कि मेरी कुटिया पे आए थे अतीक और उनके भाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और आज ये जिस तरह की भाषा ये ओवैसी से जैसी उम्मीद थी उसी तरह बोला। कहाँ महात्मा गांधी, कहाँ अतीक अहमद, नाथूराम और उनकी पत्नी को एक कस्तूरबा मान लेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? राजनीति कहाँ पहुंच गई, तुष्टीकरण कहाँ पहुंच गया? आपने देखा किस तरह से महात्मा गांधी बनाने का काम इन्होंने किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और एक आतताई का अंत हुआ है। प्रदेश की जनता, देश की जनता खुश है और ये अलग बात है कि तुष्टीकरण के चलते ये लोग कहां से कहां आ गए। ये दुर्भाग्य, यानी तुष्टीकरण की राजनीति इसके संदर्भ में हो रही है। प्रोफेसर वंदना जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। गोडसे से तुलना जो है वो आरोपियों की यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कर दी गई है, आपका क्या रिएक्शन है? मानसिक विक्षिप्तता का कोई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वंदना जी। मानसिक विक्षिप्तता और मानसिक असंतुलन का कोई जवाब नहीं होता है। जो ओवैसी जी है, ओवैसी जी की आदत है किसी भी घटनाक्रम पर अनर्गल प्रलाप करना और अनर्गल प्रलाप करके मीडिया में बने रहना। तो इस तरह के आधारहीन, तथ्यहीन बातों का कोई जवाब नहीं होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब अतीक ने न जाने कितनी हत्याएं किया, न जाने कितने जुर्म किए, न जाने कितने बलात्कार किए, तो उस समय लोगों ने उसको कौन सी उपाधि दी और क्यों नहीं दी? और आज जो है ये इस पर बात करते हैं कि वो गोडसे के समकक्ष हो गया क्योंकि वो अतीक अहमद जो है वो शिकंजे में खड़ा था। और ये बात कहने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि इस देश की सुरक्षा व्यवस्था के बीचों बीच इस देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है जी। तो क्या हत्या करने वालों को किसी समुदाय विशेष के लिए हम कुछ कह देंगे? जिसने जिस तरह की बात की है उसका कानूनी विवेचना करने के लिए अदालत है। अदालत के निर्देशानुसार ही वो वहां पहुंचा था उसकी मेडिकल रिपोर्ट के लिए। और जो घटनाएं हुई है उस पर सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया है कि पुलिस की कस्टडी में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो ताना बाना अपने कुकर्मों का भूल रखा था वो स्वयं उसी ताने बाने में उलझा है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और महात्मा गांधी के समकक्ष, राष्ट्रपिता के समकक्ष तुलना करने वालों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बहुत जरूरत है उनका मानसिक इलाज कराए जाने की, क्योंकि वह इसी तरह का अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे।
बिल्कुल। एआईएम एमआईएम के नेता हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे ही इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं अतीक और अशरफ के हथियारे। आप क्या कहिएगा इस पर? देखिए, वो उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूरी तरीके से चरमराई हुई कानून व्यवस्था को वो पूरे तरीके से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी और गोडसे का जिक्र कर इस प्रकरण में इस संदर्भ को लाना ही योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट देना और योगी आदित्यनाथ को प्रोटेक्ट करने जैसा दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट। वैसे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इसका स्वागत बीजेपी करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती। 22 का चुनाव था विधानसभा का, तो योगी आदित्यनाथ खड़े होकर फूल लेके उनका स्वागत कर रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी का स्वागत करते हैं, आए और चुनाव लड़े। तो जिसका लाभ नुकसान हानि है वो अपने हिसाब से बातें करता है, लेकिन मैं आपको एक अति सहयोग बताना और दिखाना चाहता हूँ जो ओवैसी जी नहीं बोल पाए, और इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि उनको उस सरकार को बचाना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण 3 पद है महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री। एक क्षत्रिय जात से आते हैं तो एक हत्यारा क्षत्रिय है, एक मौर्य जात से आते हैं तो एक मौर्य है, और एक ब्राह्मण जात से आते हैं तो एक ब्राह्मण है। 2 उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री की जो जातियां हैं वही तीनों हत्यारों की जातियां। इससे बड़ा संयोग, इससे बड़ा, लेकिन इससे ऊपर उठकर कब यहाँ पर देखेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि अपराधी जो है उसे एक ही चश्मे से देखना यहाँ पर जाना चाहिए। और पंडित मनमोहन जी, जो दुर्दांत अपराधी था वो किस जाति का था? पंडित मनमोहन, ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगी, मनमोहन जी भी है हमारे साथ और उनसे ही पूछ लेते हैं। मनमोहन जी, मैं आऊंगी, मनमोहन जी का रुख कर लेती हूँ। मनमोहन जी, माफियाओं से आखिर इतना हमदर्दी क्यों? गोडसे से आप यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, क्यों धर्म की आड़ में इस तरह की राजनीति? माफियाओं से हमदर्दी नहीं है, हमें हमदर्दी है देश से, हमें हमदर्दी है देश के संविधान से। हम आप देखो कि महात्मा गांधी हे राम के नारा देते थे और उनकी हत्या करने वाला भी जय श्री राम का नारा दिया जी। आज ठीक है कि अतीक अहमद माफिया था, क्या वो अदालत की शरण में नहीं था? कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं, ये कोई बात हुई? अदालत के शरण विफलता है सरकार की कि वो अपने संरक्षण में सुरक्षित नहीं रख सका। विफलता है पुलिस की कि रक्षक ही भक्षक की तरह बैठा है, यानी कि उसके सामने गोली चलाई जा रही है, उसकी हत्या की जा रही है, 17 के 17 पुलिस वाले वहां खड़े हैं, उसके कमर से पिस्तौल तक नहीं निकलता। हमें दुख है कि 2 पुलिस वाले मारे गए थे, हमें दुख है जब उस्पाल साहब की हत्या हुई थी, वो भी दुख है हमें। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं कानून की धज्जियां उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई, और एक धार्मिक हत्यारा वो आखिर धर्म का सहारा क्यों लिया? इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोगों की मानसिकताएं इन मीडिया और इन भारतीय जनता पार्टी पोषित लोगों के द्वारा। लेकिन अशोक जी तो कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बटोरने के लिए इस तरह के बयान है। बिल्कुल गलत। हम तो देश के हित की बात कर रहे हैं। क्या ये देश संविधान से चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा है तो इससे पूरा क्या होगा जी? क्या बोला आपने? तो बोले साहब अशोक जी, देखिए, जब ओवैसी डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए बाबर गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे, शेरशाह सूरी, रजिया, रसखान हमारे पुरखे थे, लेकिन जब वो बाबर की औलाद बन जाता है ओवैसी तो तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकता है। सर्टिफिकेट के जो थी वो हिंदुस्तान की औलाद है, आप किसके औलाद है? आप सर्टिफिकेट दे। ओवैसी साहब हिंदुस्तान की औलाद है, हिंदुस्तान की मान सम्मान की बात करते हैं। रसखान नहीं बनने देगा, अपने कौम के लोगों को रहीम नहीं बनने देगा, अपने एमपी बनेगा, भाई एमएलए बनेगा, और हिंदुस्तान नहीं बनेगा। और आप गरीब के बच्चों के हाथ में तलवार दे करके, गरीब के बच्चों के हाथ में पिस्तौल दे करके उसे जय श्री राम के नारे लगवाएंगे और अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड में भेजने का काम करेंगे। अशोक जी, नारे आपने लगवाए हैं क्या? इस तरह की बात करता है।
अशोक जी, मनमोहन जी कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, आप लोगों ने लगवाए हैं। कानून जब अपना काम कर रहा है तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कहीं ना कहीं मनोज जी भी खड़ा करते नजर आए थे। अशोक जी, कानून सबके लिए बराबर है ना। मुख्यमंत्री मंच पर बैठे थे, अतीक अहमद कुत्ता लेके चढ़ता है और वो मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। आपने तस्वीर देखा होगा, कौन बढ़ाया अतीक को, कौन बढ़ाया मुख्तार को, मनोज जी, इसके जिम्मेदार प्रेम गुप्ता जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, कल्याण सिंह जी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचने का काम किया। गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात में किसकी सरकार है जो वहाँ पे उनका एक छत्रराज चल रहा है? बोलते हुए आप लोग शर्माते भी नहीं हो। अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे को गलत कहते हो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल देश हित की मैं ये पूछना चाहता हूँ नौजवानों को रोजगार, उसको महात्मा गांधी, उसकी पत्नी को कस्तूरबा मत बनाओ मेरे भाई, ये दुर्भाग्यजनक है। मैं बोलूं? मनमोहन जी, जी आखिर बिल्कुल आरोपियों में शूटर्स जो हैं उनमें मजहबी आतंकी कहाँ नजर आते हैं? कानून काम कर रहा है, एक तरफ आप लोग ही कहते हैं कि कानून को काम करते देना चाहिए, लेकिन जब कानून काम कर रहा है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल वास्तविकता है उसे उठाना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? तो ये तुलनात्मक चीजें सरकार भी आप शूटर्स को गोडसे बता रहे हैं। उस हत्यारे की तुलना नाथूराम गोडसे से है। और आप देखें आज गांधी जी के नाम पर तो ये सरकारें सम्मान तो विदेश में पाती है, लेकिन अपने देश में नाथूराम गोडसे की तस्वीर को लेकर के उसको पूजने का काम, गांधी जी के तस्वीर पे गोली चलाने का काम, इस तरीके का कार्य कौन करता है? या तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी अनुशासित ठीक है। वंदना जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अशोक जी, मनमोहन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। वंदना जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आप इस स्थिति पर क्या कहिएगा? क्योंकि एक तरफ तो कानून काम करता है, काम करते देना चाहिए, लेकिन जब शूटर पर भी कानून काम कर रहा है तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उस पर सियासतदान जो है वो मौके तलाशते क्यों नजर आते हैं? विपक्ष का जो काम है वो काम कर रहा है, इसमें विपक्ष की क्यों शिकायत करना? विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, वो कर रहा है। विपक्ष का काम है उस स्थिति की मीमांसा करना, विपक्ष करे। लेकिन क्या उन तीनों लड़कों को पुलिस ने छोड़ दिया? क्या इन तीनों लड़कों को पुलिस ने रिमांड में नहीं लिया? क्या उन तीनों लड़कों को पुलिस ने नहीं मिली? एक मिनट मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोली हूँ। दूसरी चीज, प्रश्न इस पर जरूर विपक्ष उठा रहा है, वो उसका दायित्व है कि पुलिस कस्टडी में कोई कैसे मारा गया, ठीक है। लेकिन मेरा पूछना ये है कि नाथूराम गोडसे की बात करने वाले लोग अतीत में जब लोगों की बर्बर हत्याएं कर रहा था, जब गरीबों पर की निशंस हत्याएं कर रहा था, जब वो मुस्लिम हिंदू दोनों की जमीनों को छीन रहा था, उस समय किसी नेता को देश हित क्यों नहीं याद आया? और आज देश हित की बात सिर्फ अभी क्यों याद आती है? उस समय लोगों को देश हित की बात क्यों नहीं याद आया जब राजूपाल को दोबारा पहुंच के गोलियों से खून दिया गया, ये सोच करके कि दोबारा जिंदा नहीं रहा, जिंदा न रहे? उस दिन लोगों को राष्ट्र हित क्यों नहीं याद आया? ये शैवाल है जिन्हों पीछे की सरकारों ने इस शैवाल अपराधी शैवालों को बोया है, जिसे इस सरकार को काटना पड़ेगा। इन शैवालों को खत्म करना पड़ेगा। उमेश पाल की हत्या हुई, तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि इसकी हत्या सरकार ने कराई है? क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि सरकार ने हत्या कराई है? सरकार न्याय दिलाने का काम कर रही है। सरकार ने हत्या कराई है? आप सीना ठोक के कह रहे हैं कि सरकार ने हत्या कराई है? लोगों ने कराई है, जिनके राज खुलने का डर सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए आप प्रोटेस्ट न करें। मनोज जी, जो काम करना है वो कर रही है, सरकार की कोई नाकामी नहीं। मनोज जी, लोगों ने वंदना जी को सुन रहे होंगे, सरकार की कोई नाकामी नहीं, लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव भी सरकार की मंशा, सरकार की कार्रवाई, कानून को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अशोक जी को सुना होगा कि संरक्षण आखिर किसने दिया इन माफियाओं को? ठीक है, मनोज जी को बोलने दीजिए। वंदना जी और मनमोहन जी, वंदना जी, मनमोहन जी, आपके साथ इस चर्चा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी भी हैं, उनका भी जरा हम पक्ष सुन लेते हैं। संरक्षण आखिर किसने दिया? अशोक जी ने सवाल खड़ा किया है।
एक तरफ कानून काम कर रहा है, दूसरी तरफ आप लोग भी कहीं ना कहीं कानून का हवाला देकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी सुन रहा था और आरएसएस विचारक को सुन रहा था, और मैं आरएसएस को जब कल्पना करता हूं तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित कराती है। और इस डिबेट में नफरत और जिस तरह का बयानबाजी उनके विचारक के द्वारा दी जा रही, वो स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहीं दूर है और कुछ नफरत जैसी चीजें जो एक दूसरे से अलग बांटती, वो चीजें स्पष्ट नजर आ रही हैं। खैर, मुझे उससे फर्क नहीं, बीच में नहीं मुझे बोलना है। मैं शांत हो जाऊंगा, मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप अपनी बार में बोलिएगा, अपनी बार में बोलिएगा, लग गई, आप अपनी बार में बोलिएगा, आप जवाब लीजिएगा। अभी इन्होंने कहा, अशोक पांडे जी ने कहा, ठीक है वंदना जी, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है वंदना, हाँ ठीक है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुझे झलक रहा है, मुझे मत बताइए। ये देखिए आसिमा जी, मैं महिलाओं से बड़े सम्मान से बात करता हूँ और मैं किसी महिला से इस तरह बात करना उचित नहीं समझता। देखिए ठीक है, मैं ऐसी महिला से मैंने हकीकत बता दी तो उनके अंदर कितनी बेचैनी हो गई। मैं आपसे नहीं बात करना चाहता। आरएसएस वही है जिसको बैन किया गया था, देश विरोधी कृत्यों में होने के कारण आपको बैन किया गया था। मैं नहीं बात करता। ठीक है वंदना जी, ठीक है मनोज जी, ठीक है वंदना जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं देश विरोधी लोग हैं, अंग्रेजों के चाटुकार थे। वंदना जी नहीं बात करता। वंदना जी देखिए, ऐसे तो डिबेट खराब होगी, ऐसे चर्चा बात साफ नहीं हो पाएगी। आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ ना मैं। कट्टरता की तरफ देश को ले जा रहे हैं, अपराध और अपराधियों के साथ। वंदना जी, मनोज जी खड़े थे और वंदना जी प्लीज, मेरा सवाल मनोज जी से था, उनकी बात सुन लीजिए। उनके साथ भी खड़े। मनोज जी जरा शब्दों का ठीक तरीके से चयन। आरएसएस पागल हो गया, आरएसएस पागल हो गया। मनोज जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिएगा। पढ़ने लगे। वंदना जी मैं बोल रही हूँ, ये टीवी पे पागलपन है। ठीक है, आप दोनों अपनी वाणी पे विराम लगाइएगा।